अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में कीट एवं रोगों का नियंत्रण भाग 4। करेला की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण। धान की फसल में कीट एवं रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान और इनसे होने वाली हानि के बारे में जाना। और आज किसान भाइयों, हम आपको इनके प्रबंधन की विधियां और विभिन्न तरह की जो विधियां हैं उनके अंतर्गत सस्य क्रिया प्रबंधनों के बारे में बताएंगे। पर्यावरण मित्रवत समेकित नाशी जीव प्रबंधन। आइए अब बात करते हैं समेकित नाशी जीव प्रबंधन में अपनाई जाने वाली विधि। समेकित नाशी जीव प्रबंधन के अंतर्गत 4 विधियां हैं, वो इस प्रकार हैं: शस्य क्रिया, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषिगत शस्य क्रियाएं के प्रबंधन के बारे में, जिसमें परंपरागत अपनाए जाने वाले कृषि क्रियाओं में थोड़ा परिवर्तन करके कीटों के आक्रमण को कम किया जा सकता है, जो कि समेकित जीवनाशी प्रबंधन का प्रमुख आधार है। इस महत्वपूर्ण क्रिया को यदि नकारा गया तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे वो परिणाम शून्य ही होता है, और ये बिना लागत की पद्धति है। इन क्रियाओं का प्रयोग कीटों के आक्रमण शुरू होने से पहले अमल में लाना चाहिए, जिससे फसल की वृद्धि अवस्था में कीटों एवं रोगों के विरुद्ध प्रतिकूल बनाया जा सके। किस्मों का चयन। फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए यह महत्वपूर्ण विधि है। विभिन्न क्षेत्र में कभी कभी एक ही प्रकार के कीट या रोगों का प्रकोप होता है, तो कीट एवं रोग के प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना सबसे मुख्य बिंदु है। आइए जानें रोग एवं कीट की प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी हैं। प्रत्येक साल खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना जरूरी है। ऐसा करने पर भूमि के अंदर कीड़े एवं सुंडियां
या खरपतवार पर आश्रय करने वाले कीट या अंडे सूर्य की गर्मी के कारण या चिड़ियों द्वारा चुग लिए जाने से अधिकांश नष्ट हो जाते हैं और कीट संतति तथा रोग कीट को आश्रय देने वाले खरपतवार भी शुरुआती अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। कदवा करते समय खेतों के चारों ओर से बने मेड़ को कुदाल की सहायता से छटाई कर दें। ऐसा करने पर अंडे समूह कीट रोग को आश्रय देने वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बीज अच्छा है तो पौधे भी स्वस्थ होते हैं। आपके द्वारा उगाए गए धान की फसल से उत्पादित बीज व्यवहार न करके स्वस्थ बीज उत्पादन करने के लिए अलग से खेती करें। स्वस्थ पौध से बीज एकत्रित करने के बाद बीजोपचार करना जरूरी है। कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने से फफूंद जनित रोग जैसे झोंका रोग, आवरण झुलसा रोग को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, कंडवा रोग के फफूंद को नष्ट करने के लिए बीज को नमक पानी में उपचार करके बुआई करें। इसके लिए पहले पानी के ऊपर आए बीज को निकालकर 80 ग्राम नमक प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें। 5 किलोग्राम बीज के लिए 20 लीटर नमक घोल की जरूरत होती है। अनुशंसित दूरी पर पौध का रोपण करना चाहिए। लंबी अवधि वाली फसल को 15 गुणे 20 सेंटीमीटर यानी 36 पौध प्रति वर्ग मीटर, मध्यम अवधि वाली फसल को 15 गुणे 15 सेंटीमीटर यानी 44 पौध प्रति वर्ग मीटर, अल्प अवधि वाली फसल को 15 गुणे 10 सेंटीमीटर पर पौध रोपण करने से पौध की संख्या बरकरार रहती है और हवा प्रकाश पौध को मिलने से पौध की बढ़वार अच्छी होती है। साथ ही साथ कीट एवं रोगों का प्रकोप भी कम होता है। 4 से 6 पत्ती अवस्था वाली पौध को समय पर रोपाई संपन्न करने से ज्यादा कल्ले निकलते हैं। यदि अधिक अवधि वाले पौधे का रोपण या देरी से रोपाई किया तो पौधों में कम कल्ले निकलते हैं तथा गौलमिच और पत्ती मोड़क कीट का प्रकोप जल्दी आ जाता है। फसलों में उत्तर पूर्व दिशा में प्रत्येक 2 मीटर की दूरी के बाद 30 सेंटीमीटर चौड़ाई पर खाली कतार छोड़ने से हवा और प्रकाश का आवागमन अच्छा होता है तथा फसल निरीक्षण के साथ साथ उर्वरक, फसल सुरक्षा जैसी प्रबंधनों को करने में सुविधा होती है। भूरा फुदका एवं सफेद फुदका के प्रकोप वाले क्षेत्रों में 2 या 3 मीटर के बाद 1-2 खाली कतार छोड़ने पर नमी में कुछ कमी होती है, जिससे सूरज की रोशनी पौधे के गुच्छे के निचली सतह तक पहुंचने से भूरे फुदके को छिपने की जगह नहीं मिलती। कृषि संस्तुतियों एवं मिट्टी के जांच के आधार पर रासायनिक खादों का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है तथा किसान भाइयों को अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करना बंद करना होगा तथा कार्बनिक खादों का ज्यादा प्रयोग कर समेकित उर्वरक प्रबंधन अपनाना होगा, क्योंकि ज्यादातर किसानों द्वारा धान की खेत में अनुशंसित मात्रा से ज्यादा नत्रजन उर्वरकों के प्रयोग से फसल में ज्यादा हरापन के कारण कीट ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए नत्रजन का प्रयोग एक बार में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग न करके 3 से 4 बार में बांटकर प्रयोग करना चाहिए। यूरिया को नीम केक में मिलाकर प्रयोग करने से नत्रजन फसलों को धीरे धीरे प्राप्त होता है तथा पोटाश उर्वरक की अनदेखी नहीं करके फसलों को जरूर देनी चाहिए, जिससे कि फसलों में कीट प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। फसल की विभिन्न क्रांतिक अवस्था में जल प्रबंधन अपनाएं तथा जल निकास नाली भी बनाना चाहिए।
मुख्यतः भूरा फुदका आने वाले क्षेत्रों में 3 से 4 दिन के बाद पानी को निकालकर खेत को कुछ दिनों तक सूखने दें। खरपतवार मुख्य फसल से जल पोषक तत्व तथा सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे पौधों की बढ़वार प्रभावित होने के साथ साथ बहुत सारे कीट एवं रोग चूहे को आश्रय देते हैं, जिससे धान की फसल को हानि पहुंचती है। यदि खेतों में धान फसल नहीं रहे तो भी ये कीट रोग खरपतवारों में रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसलिए इसकी अनदेखी नहीं करें, क्योंकि मेढ़ों के ऊपर खेतों में पनप रहे खरपतवार का नियंत्रण कर लिया जाए तो बीमारियों एवं हानिकारक कीटों के विभिन्न अवस्थाओं में खरपतवारों पर वृद्धि करते हैं, उनका भी रोकथाम हो जाता है तथा रोपित खेत में कम से कम 1 महीने तक खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भूमि की सतह से फसलों की कटाई करने से फसल अवशेष तथा भूमि पर रहने वाला तना छेदक, कटुआ, इल्ली इत्यादि कीटों के अंडे, प्यूपा तथा रोगों के बीजाणु को नष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक साल धान के बाद धान की खेती करने वाले खेतों में रोग व कीटों का प्रकोप अत्यधिक एवं स्थायी रूप से होता है। इसको रोकने के लिए फसल चक्र अपनाने से रोग एवं कीटों को रोकने हेतु दीवार का काम करता है, जो कि रोग कीट नियंत्रण हेतु एक अच्छा स्रोत है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। करेला की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत करेला का एक मुख्य स्थान है और इसकी खेती हमारे प्रदेश में जिन भी किसान भाइयों ने समय से की होगी, उनकी फसल में इस समय कुछ कीट और रोगों का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, क्या कुछ करें इसके लिए नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना की डॉक्टर संगीता कुमारी। जो किसान भाई अभी जून अथवा जुलाई में पौधे लगा चुके हैं वो फलन की अवस्था में है। तो जो भी किसान भाई करेला जिनकी बढ़वार की स्थिति में है, अगर मचान नहीं बनाए हैं तो मचान अवश्य बना ले, ताकि पौधा उस पर अच्छे से फले और फल जमीन की सतह पर ना सटे और फल सड़ने उड़ने की समस्या ना बने। और साथ ही साथ बरसात का मौसम है तो आप देखिए जल का जमाव नहीं रहना चाहिए और खरपतवार जहां तक हो सके उसकी निगरानी भी करते रहें, क्योंकि खरपतवार होने से भी जो कीटों की समस्या होती है अधिक बढ़ जाती है। तो फसल सुरक्षा के अंतर्गत सफाई भी अवश्य, अपने साग सब्जियों की जो जगह है उसको जरूर सफाई रखें। जहां तक कि बीमारी तथा कीट की बातचीत की जाए, बीमारी में जो सबसे प्रमुख बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू जिसको कहते हैं, तो ये एक फफूंदजनित रोग है। तो अब जो पौधे इससे ग्रसित है तो पौधे की जो पत्तियां हैं ऊपरी सतह उस पे पीले पीले धब्बे दिखाई पड़ेंगे तथा निचली सतह पर बैंगनी धब्बे दिखाई पड़ते हैं। और रोग अगर अधिक फैलाव हो जाता है तो तने पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। तो जो प्रभावित जो पौधे हैं इनकी पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। इससे बचाव के लिए किसान भाई ब्लाइटॉक्स 50 का 3 kg 1000 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। और जहाँ तक अब कीट की जो समस्या है, कीट में मुख्य रूप से लाही लगता है। तो लाही आप देखेंगे कि जो पौधे के कोमल भाग है उसके रस को चूसते हैं और जो पत्तियां हैं या पौधे हैं पीले पड़ने लगते हैं। तो इसके नियंत्रण हेतु रोगर 1 ml 1 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। दूसरा जो कीट हुआ वो है एप्लिकना बीटल।
तो इसमें देखेंगे कि किसान भाई कि कीट से जो ग्रसित पौधे हैं, कीट का जहां आक्रमण हुआ है तो पौधे की मध्य भाग तथा सिराओं को वो पूरी तरह से खा करके उसको फीता जैसा बना देते हैं, लंबाकार हो जाता है। तो इस कीट से बचाव के लिए भी आप रोगर का 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। और जो सबसे भयंकर जो अभी है, जो अधिक नमी या अधिक बरसात में जो कीड़ा लगता है वो है फल मक्खी। यह मक्खी साधारणतः मक्खी जैसा ही होता है और जब भी ये मक्खी जो है क्या करते हैं, बढ़ते हुए जो फल है, फल में छेद करके घुस जाते हैं और वहीं पर वो अपना अंडा दे देते हैं और अंडा जो है वहीं पर फूटता है और वहीं जो इसका मैगोट जो है फल के अंदर ही उसकी बढ़वार होती है। ये मैगोट जो है फल के अंदर के सतह को खाते रहते हैं और वहीं पर इनका बढ़वार तेज रूप से होता है। तो जो प्रभावित फल जो है ये विकृत हो जाते हैं तथा फल सड़ जाते हैं। ऐसे फल को कतई इस्तेमाल ना करें, ऐसे फल को दूर ले जा करके फेंक दे या कहीं गड्ढे में दूर ले जा करके दबा दे। इसको नियंत्रण करने के लिए डायथेट Z78 या मालाथियोन 0.02% का छिड़काव अवश्य करें तो फल मक्खी से निदान मिलेगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला पाकुड़ के शिवशंकर यादव ने। आपने पशुओं में आफरा एवं दस्त रोग की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आपको ध्यान है कि अभी बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हरी घास पशुओं को खाने में मिल रही है। ये हरी घास पशुओं को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही है, परंतु इसके साथ साथ कुछ पशुओं में ये नुकसान का काम भी कर रही है। जो पशु अत्यधिक मात्रा में हरी घास खाते हैं उनको आफरे की समस्या इस सीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आफरा मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तथा उन पशुओं में पाया जाता है जो पशु जुगाली करते हैं। इसमें पशु को खुला चारागाह में चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं तथा उनको सूखा चारा अपन नहीं देते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में पशु हरे चारे को खाने के बाद उसमें ओदरी में, जिसको हम रूमन बोलते हैं, उसमें फर्मेंटेशन ज़्यादा होने से आफरे की समस्या बनती है। और ये आफरे की समस्या को आप ऐसे पहचान सकते हो कि बाईं तरफ जहाँ त्रिकोणाकार छेद होता वो उभरा हुआ हो रहेगा। इस बीमारी से प्राथमिक उपचार के रूप में आप पशु के तुरंत मुंह में एक लकड़ी जबड़े के बीच में अटका देनी चाहिए ताकि पशु के पेट में से ज़्यादा गैस निकल जाए। उसके बाद आप जिस साइड से आपको आफरा लग रहा है बाई तरफ से ट्रोकार कैनुला या बड़ी नीडल लेके, सुई लेके उसमें से गैस निकाल देनी चाहिए। घर में जो भी आप खाने का तेल काम में लेते हैं, करीबन 1 गिलास तेल, और आप 1 गिलास से ज़्यादा भी तेल काम में ले सकते हैं, उसको थोड़ा गुनगुना करते हैं। गुनगुना करके उसमें करीबन 1 तोला हींग पीस के कूट के डाल दें और उसकी नाल देते हैं। इससे आफरा 80 से 90% संभावना रहती है कि ये आफरा सिर्फ तेल और हींग देने से ठीक हो जाएगा। यदि उसके उपरांत भी ठीक नहीं होता तो आपके नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका इलाज करें। आफरा हरे चारे के अलावा दूसरे कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पशुओं में खानदानी रूप से ये समस्या रहती है। उसके बाद भी और कारण हैं, जैसे कि भोजन नली में से घाव हो जाना,
जिससे पशु को जुगाली करने में दिक्कत होती है और गैस को बाहर निकालने में मुंह से दिक्कत होगी। और जो पशु बाहर पशु छोड़ते हैं उसमें खाने में कीले और जिसमें पॉलीथीन है, जूते, चप्पल व ऐसी चीजें भी ओदरी में रहने से भी आफरा आ जाता है। अब आफरे के निदान के लिए ये प्राथमिक उपचार के अलावा आप उसमें चराई में विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि पूरा ही चारा, गीला चारा दें। उसके साथ यदि पशु बाहर आप छोड़ते हैं तो उससे पहले थोड़ा सूखा चारा यदि उसको पहले खिला के भेजेंगे तो आफरे की समस्या कम से कम होगी। जो वर्षा ऋतु में सबसे बड़ी समस्या है कि दस्त की समस्या। पशु क्या है कि ज़्यादा गीला चारा खाने से दस्त भी हो जाती है, प्लस छोटे जो मेमने और भेड़ और बकरियों में भी दस्त की इस सीजन में सबसे बड़ी संभावना रहती है। इसके लिए आप विशेष रूप से हरे चारे के साथ सूखे चारा प्लस इलाज के रूप में कोई भी दस्त रोधक दवा, वो दवा साथ में दे दोगे 2-3 दिन तो एक बार उसके रूमन के माइक्रोब जो डिस्टर्ब हो चुके वो नॉर्मल हो जाएंगे और दस्त की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते और उतरते जो दाम हैं, बाजार भाव हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण भाग 5। गुणवत्तायुक्त टसर रेशम पालन हेतु कोयों की देखरेख। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।